मैंने अपने कई वीडियो में आपको यह बताया है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति को छोड़कर चली जाती है और जाने के बाद 498 406 साथ ही साथ 125 मेंटेनेंस का केस भी कर देती है। और आज की वीडियो में नए जजमेंट के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के अपने पति को छोड़कर चली जाती है तो क्या ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अक्सर दो सवाल हमारे सामने आते हैं कि अगर वाइफ हाईली एजुकेटेड है या क्वालिफाइड है और वह घर पे बैठी हुई है और कोई काम भी नहीं करती है, और दूसरा सवाल ये है कि बिना किसी उचित कारण के अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है। जहां तक वाइफ के प्रोफेशनली हाईली क्वालिफाइड का सवाल है, वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिए हैं। कुछ जजमेंट में तो यह बताया गया है कि अगर वाइफ पढ़ी लिखी है और जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रही है और घर बैठी हुई है तो ऐसी स्थिति में उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन कई जजमेंट्स में यह भी बताया गया है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और वह कमा नहीं रही है, घर बैठी हुई है, तो भी वह मेंटेनेंस ले सकती है। और जो दूसरा सवाल है कि अगर पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के यानी बिना बताए बिना किसी उचित कारण के अपने हस्बैंड का घर छोड़कर चली जाती है तो क्या ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन आने पर हस्बैंड क्या करेगा। पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून आ गया है। पहले जो भरण पोषण की धारा थी वह थी 125 CRPC, अब उसे बदलकर BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। उसके सेक्शन 144 यानी 144 में अब भरण पोषण की बात कही गई है। जो पुरानी धाराएं थी उन्हें बदलकर नई धाराएं कर दी गई हैं। अब जो नया कानून आ गया है उसमें पहले जो CRPC की धारा 125(4) थी, अब उसे बदलकर 144(4) कर दिया गया है। CRPC के सेक्शन 125(4) और BNSS के सेक्शन 144(4) में यह बताया गया है कि अगर पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है तो वह मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। साथ में आपको मैं यह भी बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, कि जब यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचता है तो हाईकोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है, साथ ही साथ में क्या जजमेंट दिया जाता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि इस मामले में फैक्ट क्या थे। जिस तरह से पति पत्नी की शादी होती है, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और पत्नी अपने मायके चली जाती है और कुछ दिनों के बाद दहेज की मांग को लेकर एक केस कर दिया जाता है। साथ ही साथ 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का भी केस किया जाता है। जब पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में 125 CRPC के तहत भरण पोषण का केस किया जाता है तो फैमिली कोर्ट के द्वारा सारे फैक्ट को देखा जाता है और पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि पत्नी के द्वारा जो फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस किया गया था उसे फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज इस बात को लेकर कर दिया जाता है कि पत्नी 6 या 7 हजार रुपए मंथली कमाती है यानी प्रति माह कमाती है और उसने अपने हस्बैंड को बिना किसी उचित कारण के परित्याग कर दिया था यानी कि छोड़ दिया था। उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उस हस्बैंड पर थी। साथ ही साथ पत्नी ने बच्चों को कस्टडी में लेने के लिए किसी प्रकार की कोशिश या मुकदमा नहीं किया। अब फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिवीजन दाखिल की जाती है। रिवीजन का नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूं, आप देख सकते हैं। जजमेंट में पार्टी का नाम नहीं दिया गया था, इस कारण से पार्टी का नाम नहीं बता सकते। रिवीजन करने के बाद जब यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचता है तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जो CRPC 125 की धारा है, अब जो नई है 144 BNSS,
उसके बारे में यह कहा गया है कि भारत में 125 सीआरपीसी की धारा क्यों बनाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। 125 सीआरपीसी का उद्देश्य यह है कि ऐसी पत्नियां जिनको उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है या उनका परित्याग कर दिया है, वह दर दर की ठोकरें न खाएं या दर बदर ना भटके, वह अभाव की जिंदगी ना जिए और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। यह सारी बातें 125 सीआरपीसी में बताई गई है। और दूसरी बात यह भी कही जाती है कि जो पत्नियां अपना भरण पोषण करने में सक्षम हैं, उनको घर में बेकार बैठने की अनुमति देने के लिए यह प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पूरी पत्रावली का अवलोकन करके ही अपना आदेश पारित किया था और फैमिली कोर्ट ने यह आदेश किया था कि 2014 से पत्नी ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था। न्यायालय ने यह पाया कि वह अपने बच्चों को भी छोड़कर आ गई थी और अब उसकी जिम्मेदारी पति के पास है और पत्नी ने उन बच्चों को लेने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पत्नी ने अपने पति का घर छोड़ा था तो बच्चों की उम्र 1 व 3 वर्ष थी। इससे यह स्पष्ट है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) के तहत पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) के तहत अगर पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है तो वह भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस निधि गुप्ता के द्वारा की जा रही थी और उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कही गई। फैमिली कोर्ट का एक स्पष्ट निष्कर्ष है कि जो पति वह फैक्ट्री में नौकरी करता है और महीने के 6 व 7 हजार रुपए ही कमाता है। इसके अलावा पति अपनी बूढ़ी माता व अपने दोनों नाबालिग बच्चों का भरण पोषण कर रहा है और यह भी कहा जाता है कि पत्नी के पास ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है और वह अपने माता पिता के घर अलग से रह रही है। आगे यह भी कहा जाता है कि पत्नी का सबसे प्रथम व महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वह अपना भरण पोषण करे, खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। 125 सीआरपीसी का उद्देश्य पत्नी दर बदर न भटके और अभाव की जिंदगी न जिए। साथ ही साथ जो पत्नियां अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उस उद्देश्य के तहत इस महिला की स्थिति नहीं आती। और यह बात कहते हुए ही फैमिली कोर्ट ने 125 सीआरपीसी के केस को खारिज कर दिया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी फैमिली कोर्ट के आदेश को यथावत रख दिया जाता है। और इस प्रकार से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से भी पत्नी को किसी भी प्रकार से रिलीफ नहीं मिलती है। इस केस से उन सभी हस्बैंड को राहत मिलेगी जो पत्नियां अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।